गलत पते की चिट्ठियां। एक थी सांदली रानी, खाती सुनार का थी, गाती कुम्हार का थी। सुनार दिन भर पसीना बहाता, उसके लिए सुंदर झुमके और बालियां गढ़ता, फिर उसे पहनाता। हर बार बाली और झुमके के लिए उसे कानों में नए छेद करने पड़ते। कान छिदवाने की पीड़ा में उसकी आंखें नम हो जाती, पर वह किए जा रही थी। कुम्हार मिट्टी इकट्ठी करता, उसे चाक पर चढ़ाता। गोल गोल घूमते चाक पर मिट्टी नाचने लगती। कुम्हार सांदली रानी से पूछता कि बताओ क्या बनाऊं। उसकी मिट्टी से वो कभी मीठे शरबत की सुराही बनवाती तो कभी पूजा का दिया, और कुम्हार बना देता। अब क्योंकि समय बदल रहा था, जातियों के किले टूट रहे थे, पेशे बदल रहे थे, इसलिए अब सुनार सुनार न था। वह मल्टीनेशनल कंपनी का एक काबिल एम्प्लॉय था, कनक कपूर। कुम्हार भी कुम्हार न था, वह कॉलेज में पढ़ाता था, कबीर कुमार। कॉलेज से आते जाते कभी कभार कबीर उस बस स्टॉप के पास से गुजर जाता जहां सांदली रानी यानी मंजरी अपने बच्चों को स्कूल बस में चढ़ा। तो यूं ही शिष्टाचारवश बातचीत हो जाती, और यूं ही वह पूछ लेता, सेहत कैसी है, कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। दिन भर की दौड़ भाग में अक्सर मंजरी की सेहत के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता, और घर भर की जरूरतों में उसे किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती ही रहती थी। सो ये दोनों सवाल उसके दिल के सबसे ज्यादा नर्म सवाल बन गए थे, जिनका वह अक्सर यही जवाब देती, मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, थैंक यू। सांदली रानी यूं तो राजपूताने से थी, पर जातियों के किले टूटने से बहुत पहले ही राजपूताने के भव्य भ्रम भी गिरने लगे थे। जागीरों के खो जाने के बाद भी जो शासन करते रहना चाहते थे, उनके लिए नया कोर्स शुरू हो गया था, एमबीए। सो होनहार इस लड़की को परिवार ने एमबीए करवा दी। फुर्सत में फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसी विश्व स्तरीय किताबें पढ़ने वाली मंजरी ने बढ़िया ग्रेड के साथ एचआर में एमबीए कंप्लीट की। फिर कनक कपूर से शादी की। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत कनक कपूर पहले ही लाखों रुपया कमा रहा था। सो एमबीए की डिग्री पर 40-50 हजार रुपए की नौकरी करवाने से बेहतर था कि घर में ही पत्नी के ज्ञान और व्यवहार का लाभ लिया जाए। यूं भी आजकल घर में फुल टाइम मेड रखो तो वे 10-20 हजार से कम तो लेती ही नहीं है। उस पर पत्नी अगर रोज ऑफिस जाएगी तो साड़ी और गाड़ी के साथ और बहुत सारे खर्च बढ़ जाते हैं। फिर परिवार को बांधने वाला एक शिराजा भी तो चाहिए, जो 50 हजार क्या लाख रुपया खर्च करने पर भी मिलने वाला नहीं था। ये सारी कैलकुलेशन देखते हुए कनक कपूर ने डिग्रियां संभाल कर स्टडी रूम की ड्रॉर में रख दी और मंजरी को घर भर के काम पर लगा दिया। मंजरी जब कनक कपूर की जिंदगी में आई, वह बेहद खूबसूरत और सुडौल थी। अक्सर वेस्टर्न ड्रेसेस पहना करती थी। शादी में कनक कपूर और उनके परिवार ने मंजरी के लिए भारी भारी साड़ियां और लहंगे खरीदे। लेबर लॉ और कंपनी एक्ट पढ़कर आई मंजरी को खाना वाना बनाना कुछ भी नहीं आता था। तो सासू माँ ने अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बुक्स बहुरानी को तोहफे में दी। कुछ परंपरागत व्यंजन पहले खिलाए, फिर बनाने सिखाए। मंजरी धीरे धीरे सीख रही थी। सास ने बड़े स्नेह से मंजरी को समझाया कि स्प्रेडशीट पर कॉस्ट टू कंपनी कैलकुलेट करने से ज्यादा मुश्किल है सारी रोटियां एक ही वजन और एक ही आकार की गोल बनाना। लेकिन क्योंकि मंजरी एक काबिल और होनहार लड़की है, सो देखिए उसने रोटी गोल बनाना भी सीख लिया। मल्टीनेशनल कंपनी के काबिल ऑफिसर कनक कपूर को अक्सर मीटिंगों कॉन्फ्रेंसों में जाना होता। वहां उन्हें बफे में भांति भांति के व्यंजन खाने और खिलाने होते। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, बंगाली और न जाने क्या क्या। जो स्वाद जो अंदाज उन्हें लजीज लगते, उन्हें वे घर ले आते। पति के स्वाद का ख्याल रखने वाली मंजरी ने अब चाइनीज और इटालियन डिशेस की रेसिपी बुक्स खरीदी। कनक कपूर भी शादी की पहली ही सालगिरह पर मंजरी के लिए एक टैबलेट ले आए। इस पर वे इंटरनेट पर और भी कई तरह की रेसिपीज सर्च कर सकती थी। खिलाने और परोसने के और भी कई अंदाज सीख सकती थी। वह देख सकती थी कि कब लॉन में हैंगिंग फ्लावर पॉट लगाने का चलन है और कब क्यारियों में कार्नेशन के पौधे सजाने का। स्टडी रूम में जो कुर्सी मंजरी ने अपने पढ़ने के लिए लगवाई थी, उस पर अब अक्सर इस्त्री किए जाने वाले कपड़ों का ढेर पड़ा रहता।
जब भी उसे फुर्सत होती वह स्टडी टेबल पर मोटी चादर बिछाकर उस ढेर के कुछ कपड़े इस्त्री कर देती। बाकी का ढेर किसी को दिख ना जाए इसके लिए उसने स्टडी रूम की खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए थे। स्टडी रूम पर ज्यादातर समय ताला पड़ा रहता। भारी महंगी साड़ियों का पल्ला कमर में खोसे वह सर्चिंग, सर्फिंग और सर्विंग में बिजी रहती। फ्री साइज साड़ियों में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी जीन्स का साइज 28 से 32 और 32 से 36 हो गया। अब वे और भरी भरी और सुंदर दिखने लगी थी, गोद भी भरी, गोल मटोल दो नन्हे बच्चों से। कितना सुंदर परिवार है ना, जो देखता मोहित हो जाता। परफेक्ट फैमिली। पढ़ी लिखी एचआर में एमबीए की डिग्री वाली लड़की रसोई में स्वादिष्ट पौष्टिक पकवान बना रही है। लाखों रुपया कमाने वाला कनक कपूर पत्नी की पल पल की खबर रखता है। हर फैशन की साड़ियां उसके वार्डरोब में शामिल करता जाता है। और बच्चे बच्चे अपनी शरारतों के साथ दादा दादी और रिश्तेदारों के वात्सल्य की छांव में बड़े हो रहे हैं। पर कभी कभार सांदली रानी यानी मंजरी की देह से चंदन की खुशबू आने लगती। पता नहीं क्यों, पर जब भी ये खुशबू आती मंजरी का मन अजीब सा हो जाता। उसे अपने भीतर से कुछ खोने, कुछ न कर पाने का भाव उठने लगता। ऐसी कौन सी सुगंध है जो महंगे से महंगे रूम फ्रेशनर से भी ज्यादा उसे परेशान कर देती है। इसी खोज में मंजरी कभी कभी बहुत उदास हो जाती। इस उदासी के बीच भी कुछ कहाँ रुकने वाला था। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी जरूरतें बढ़ रही थी। मंजरी बच्चों और परिवार की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रही थी। मसलन अब उसे समझ आने लगा था कि बड़े वाले सोनू को पढ़ाने से पहले उसे खुद सारी किताबें पढ़नी होंगी, और अगर यही लापरवाही जारी रही तो कोई ट्यूशन ढूंढनी होगी। यूं ही एक दिन उदासी के बाद भी मुस्कुराते हुए मंजरी ने कबीर से बच्चों के लिए कोई होम ट्यूटर ढूंढने को कह दिया। मंजरी के गुदगुदे बच्चों को जब मुस्कुराते देखता तो कबीर कुमार को अपने बच्चों का लोहेदार अनुशासन में कसा बचपन परेशान करने लगता। असल में बस स्टॉप पर मंजरी और दोनों बच्चों का मुस्कुराकर अभिवादन करने वाले कबीर कुमार को कॉलेज में पढ़ाते हुए ही अपने साथ की एक लड़की से प्यार हो गया था, जो पद में उनसे जूनियर पर हौसले में सीनियर थी। वह लड़की जैसे बिल्कुल लोहार थी, उसके भीतर गजब का लोहा था। वह किसी से भी लोहा ले सकती थी, अपने परिवार से भी। अब प्यार तो प्यार है, ये ऐसी धुंध है जिसके आगोश में सब ढक जाता है। प्यार की धुंध में कबीर की मिट्टी और अस्मिता का लोहा सब एक हो गया। लंबे अरसे तक एक ही रहा और दोनों परिणय बंधन में बंध गए। पर मिट्टी तो मिट्टी है, कितना भी ढको अपना कच्चापन कहाँ छोड़ पाती है। यही कच्चापन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो अस्मिता को खींच होने लगती। उसे लगता कि उसने मिट्टी के माधो से प्यार कर लिया है। इस मिट्टी के साथ गृहस्थी बसाकर उसने अपने भीतर के लोहे को जंग लगा ली है। इस चिड़चिड़ेपन में उसका लोहा और ज्यादा कठोर हो जाता और उसके व्यवहार में उतर आता। वह लोहे की बातें करती, बच्चों को लोहे की जंजीरों जैसे अनुशासन में बांधने की कोशिश करती। यही कबीर बेबस हो जाता। पता तो अस्मिता को भी था कि वह अपने परिवार के साथ ज्यादती कर रही है, पर उसे डर था कि अगर उसने जरा भी ढील दी तो कबीर की मिट्टी उसके भीतर के लोहे को जंग लगा देगी। वह दिन में बार बार फोन करती, पूछती कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब लौटोगे, अब तक क्यों नहीं आए। कबीर जब किताबें पढ़ चुका होता वह उन्हें बेवजह उलटती पलटती। इश्क के ककहरे में गच्चा खाई अस्मिता को अब हर किताब से नफरत हो चली थी। अब कुछ भी पढ़ने को उसका जी नहीं चाहता था। इन गुम हुए फूलों से बेपरवाह कबीर कविताई के चक्कर में पड़ गया। कभी सराहने भर को अस्मिता उन कविताओं की तारीफ भी करती, पर ज्यादातर कविताओं में से खुद को गुम ही पाती। वह इन कविताओं में कोई गुम हुआ फूल ढूंढ रही थी। यूं ही कभी कभी उसे लगता कि कितना अच्छा होता अगर प्यार व्यार में पड़े बगैर उसने दिमाग से काम लिया होता और उस बिजनेसमैन से शादी की होती जिसके पास इस्पात से औजार बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें हैं। यहाँ शायद वह ठगी गई। यही सोचते सोचते उसके सिर में डिप्रेशन का एक कील बराबर लोहा उतर आता और वह दर्द से परेशान हो उठती। कबीर अपनी दुनिया में मगन, उसे कहाँ पता था कि उसका मिट्टी पना अस्मिता के लोहे को जंग लगा रहा है। पर हाँ, इतना जरूर समझता था कि अस्मिता का कठोर मन अब उसकी नर्म भाषा समझ नहीं पा रहा है। पर ये दो बच्चे हैं ना, जिनमें अभी थोड़ी सी मिट्टी बाकी है और जिनको अभी चुनौतियों से थोड़ा लोहा लेना है, उनके लिए वह बेपरवाही की एक मुस्कान अपने होठों पर लिए घूमता।
वह पढ़ता पढ़ाता, लिखता और लिखवाता, बस मिट्टी को जंग बताए जाने की हताशा को खुद पर हावी होने से बचाता। यूं ही हताशा को अपने भीतर दबोचे वह बस स्टॉप के पास से गुजर रहा था कि उसे याद आया कि वह मंजरी के बच्चों के लिए अभी तक कोई होम ट्यूटर नहीं ढूंढ पाया है। मंजरी के पास तो 100 काम थे, सो उसे कहाँ किसी एक काम की कोई खास खबर रहती। आज भी मंजरी सुबह की जल्दबाज बदहवासी में बच्चों को लिए बस के पीछे पीछे दौड़ रही थी। असल में हुआ यूं कि कल सोनू स्कूल से घर लौटते हुए पानी की बोतल कहीं गुमा आया। बोतल का ख्याल उसे तब आया जब रात के 8 बज गए थे। अब इस समय अगर वाटर बॉटल लेने बाजार जाती तो डिनर डिस्टर्ब हो जाता। डिनर बहुत जरूरी था। बढ़ते बच्चों के लिए यह जरूरी है कि वे समय पर खाना खाएं, वह भी सोने से कम 2 घंटे पहले, ताकि हाजमा भी ठीक बना रहे। वरना और 100 तरह की मुश्किलें बच्चों के साथ हो जाती हैं। छोटा वाला मोनू अगर रात को सोते समय दूध न पिए तो उसे सुबह फ्रेश होने में देर हो जाती है। अब एक देरी का मतलब लगातार कई और कामों की देर है। सोनू और मोनू दोनों वक्त पर खाना खाएं, वक्त पर होमवर्क करें और वक्त पर सो जाएं, ताकि सुबह वक्त पर उठ सकें। ये सब जिम्मेदारियां मंजरी की थी। इन्हीं जिम्मेदारियों की रेलम पेल में वे अक्सर कुछ न कुछ भूल ही जाती थी, जैसे इस बार हुआ। सोनू वाटर बॉटल गुम आया और उसे ख्याल ही नहीं रहा। अब सुबह फ्रिज की प्लास्टिक बोतल को साफ कर उस पर सोनू के नाम की क्लिप लगाकर फिल्टर्ड वाटर भरने में लगभग 7 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। प्लास्टिक की बोतल पर कोई भी पेन ढंग से काम नहीं करता, इसलिए मंजरी ने सफेद कागज पर स्केच पेन से सोनू का नाम और क्लास लिखी और फिर सेलो टेप से उसे बोतल पर चिपका दिया। सोनू इतना लापरवाह है कि उसके साथ उसे खास एहतियात बरतनी पड़ती है, वरना 5वीं क्लास तक पहुंचते तो बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। सोनू की लापरवाहियां भी मंजरी को बेवजह उलझाए रखती और वह खींच उठती। उसी खींच में अक्सर सोनू पिट जाता। फिर सासू माँ से मंजरी को डांट पड़ती। इस सब मिली जुली खींचतान में बस छूट गई और मंजरी उस छूटती हुई बस को आवाज देते हुए दौड़ रही थी। अगर बच्चों के पापा होते तो इसी बस को अगले बस स्टॉप पर पकड़ा जा सकता था, पर पापा तो अब यहाँ नहीं थे ना। कनक कपूर को लगने लगा था कि परिवार के खर्च बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से एजुकेशन महंगी होती जा रही है, उस हिसाब से उन्हें अगले 12 साल की जरूरतों की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने एक नई कंपनी में अप्लाई कर दिया। इस कंपनी ने उन्हें न केवल पहले से ऊंचा पद दिया, बल्कि सीधे कनाडा में उनकी पोस्टिंग कर दी। तनख्वाह पहले वाली तनख्वाह से लगभग डबल और रहना खाना सब कंपनी के खाते में। कुल मिलाकर तनख्वाह पूरी की पूरी बची हुई। इतना अच्छा ऑफर भला कोई हाथ से कैसे जाने देता। सो कनक कपूर कनाडा चले गए, घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की शैतानियों के बीच मंजरी को अकेला छोड़कर। नहीं, असल में छोड़ा भी नहीं था, वे बिल्कुल मंजरी के टच में थे। अक्सर उनकी स्काइप पर बातें होती, टैबलेट का फ्रंट कैमरा ऑन करवाकर वे घर भर का और मंजरी का भी जायजा लेते रहते। पर बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता। कबीर ने इस बार जब हाय हेलो किया तो मंजरी प्यासी मैना सी बोल उठी, आप प्लीज बच्चों को थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे, इनकी स्कूल बस छूट गई है, अभी अगले स्टॉप पर मिल जाएगी। कबीर ठहरा मिट्टी का आदमी। उसने गाड़ी का लॉक खोला और दोनों बच्चों को उसमें बैठा लिया और बोल पड़ा, आप भी साथ बैठ जाइए, मुझे पता नहीं चलेगा बस के रूट के बारे में। बच्चों में उलझी उलझी सी मंजरी ने बिखर आए बालों को फिर से क्लचर में कसा और अगली सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही दूर पहुंचकर बच्चों की स्कूल बस तो मिल गई, पर कुछ चीजें इस मुलाकात के बाद अटक कर रह गई। कबीर की गाड़ी के डैशबोर्ड पर शेक्सपियर की किताबें पड़ी थी। इन किताबों पर मंजरी ने कुछ नहीं कहा, पर एक कसक मंजरी के मन में रह गई कि अगर उसने ड्राइविंग सीख ली होती तो आज उसे यूं किसी अनजान आदमी का एहसान न लेना पड़ता। कनक के कनाडा जाते ही गाड़ी पर कनक के छोटे भाई आरव का अधिकार हो गया। माँ पिताजी जिसको भी जरूरत होती वे आरव के साथ गाड़ी में बैठकर चले जाते। बच्चों को भी चाचू बहुत प्यारे थे, बस चिढ़ मंजरी को ही थी, जबकि दोनों लगभग हम उम्र थे। लेकिन मंजरी उससे बचती ही रहती। एमबीए करने के बाद भी मंजरी के भीतर से राजपूताने के भ्रम और ठसक कम नहीं हुए थे। वह हर रिश्ते में एक खास तरह की दूरी बनाए रखना चाहती थी और आरव दूरियों को जल्द से जल्द पाटने में विश्वास रखता था। भाई की गाड़ी और भाभी की साड़ी उसके लिए लगभग संभाव के थे। घर की जिम्मेदारियां तो वह संभाल ही रहा था, लेकिन अपने ओछे मजाक और गैर जरूरी रोक टोक के कारण कई बार मंजरी से डांट खा चुका था। पर हर बार बाद में परिवार से मंजरी को ही डांट पड़ती थी, कभी बचपना कहकर, कभी जिम्मेदारी कहकर। आरव की बात सही साबित कर दी जाती।
ऐसे में घर में गाड़ी होते हुए भी उसे बच्चों को छोड़ने के लिए कबीर का एहसान लेना पड़ा। कनाडा जाने के बाद से कनक कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए थे। रात में लंबी बातचीत करते, दिन भर का हालचाल जानना चाहते, माँ पिताजी की अतिरिक्त केयर करते और सब हिदायतें मंजरी के सिर बढ़ते जाते। शुरू के 5-10 मिनट मंजरी भी पूरे मन से बात करती, दिन भर का हाल बयां करती, बच्चों की शरारतें बताती, घर वालों के व्यवहार के बारे में बात करती। बस ये शुरू के 5-10 मिनट तो अच्छे चलते, उसके बाद वह या तो कनक से अपने व्यवहार कुशल न होने पर डांट खाती रहती, या यह सुनती कि इस काम को जैसे उसने किया वैसे न किया जाता तो और बेहतर होता। दिन भर की थकी मांदी मंजरी जब पति की बातों में सहानुभूति के शब्द टो रही होती, उसे खुरदरी सच्चाइयां बताई जाती, वे भीग जाती आंसुओं में। उसके गले के भीतर कुछ रुंध जाता। आज भी जब उसने सोनू के वाटर बॉटल गुम कर देने, बच्चों के लेट होने और फिर कबीर की गाड़ी से बच्चों को अगले स्टॉप तक छोड़ने की बात कनक को बताई, तो उसे लग रहा था कि अपनी डिग्रियों को स्टडी के ड्रॉर में डलवा कर गृहस्थी के डांसिंग फ्लोर पर बिना थके थिरकने वाली मंजरी पर कनक का दिल बाग बाग हो उठेगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। मंजरी को खूब डांट पड़ी। कनक ने बताया कि फ्रिज की प्लास्टिक बोतलें बच्चों के लिए कितनी अनहाइजीनिक है। गर्मियों के टेम्परेचर में उनमें केमिकल बनने लगता है, जो बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। फिर उसे डांट पड़ी कि किसी अनजान आदमी, बस एक दो बार की हाय हेलो करने वाले के साथ इस तरह गाड़ी में बैठना और बच्चों को बिठाकर उसे स्कूल बस का रूट बता देना कितना अनसेफ है, कि मंजरी ने अपनी पढ़ाई लिखाई ही नहीं, सजगता भी सब गोबर कर लिए। कनक ने जब ये कहा कि मुझे तो शक हो रहा है कि एमबीए की ये डिग्री तुमने अपनी मेहनत से ली है या बाप के रौब और पैसे से खरीदी है, तो मंजरी झर-झर रोने लगी। बच्चे जब गहरी नींद में सो रहे थे और इन आंसुओं को पोंछने वाला आसपास कोई नहीं था, तभी कनक के कुछ और शब्द मंजरी को खरोंचते चले गए। उसने कहा, इतने साल साथ रहने के बाद भी मंजरी परिवार संभालना नहीं सीखी। घर में देवर है, लेकिन उससे बात करते हुए तो शायद तुम्हारी ईगो हर्ट होती है। बातचीत स्काइप पर हो रही थी और मंजरी अपनी हिचकियां पल्लू में समेट रही थी, ताकि बेडरूम के बाहर किसी को भीतर की आवाजों के बारे में अंदाजा ना। कनक को इस बात पर और गुस्सा आया कि मंजरी इतनी फूहड़ कैसे हो सकती है कि उसके इंटरनेशनल समय और कॉल को वह यूं बर्बाद कर रही है। असल में उसे मंजरी के इस लकड़ीपने से ही कोफ्त होती थी। जरा सी नरमी मिले तो भीग जाती है, थोड़ा सा ताप दो तो सुलगने लगती है। अभी अभी पड़ी डांट से मंजरी गीली लकड़ी की तरह सुलग रही थी। कनक इस सब बेवजह के रोने धोने को त्रियाचरित कहता था। उसका मानना था कि पत्नी तो बिल्कुल सोने के कंगन जैसी होनी चाहिए, जिसमें भले ही खोट मिला हो, पर एक बार जिस सांचे में ढाल दो, ताउम्र वैसी की वैसी बनी रहे। कनक की स्वर्ण मृग सी ख्वाहिशें सोने के कंगन जैसी जीवन संगनी के लिए मचल उठती। कुछ दिन बाद एक सुबह मंजरी को फिर बच्चों के स्कूल बस के स्टॉप पर कबीर कुमार गुजरते हुए दिखे। इस बार दोनों ने एक दूसरे को अधिक आत्मीयता से अभिवादन किया, जैसे अब पहचान पुख्ता हो गई है। पर आज की इस पुख्ता मुस्कान के बारे में मंजरी ने कनक को कुछ नहीं बताया। पिछली डांट अभी वह भूल नहीं पाई थी। रात को जब टैबलेट का फ्रंट कैमरा ऑन करके मंजरी कनक से बातें कर रही थी, कनक को लगा कि मंजरी आज थकी कम और खुश ज्यादा है। मंजरी को भी लगा कि कनक की बातों में आज उपदेश कम और उमंग ज्यादा है। बातों ही बातों में कनक कपूर ने बताया कि उनके ऑफिस में एक नई एम्प्लॉय आई है। मूलतः पाकिस्तान से है, लेकिन है सिंध की, और पिछले कई सालों से कनाडा में ही रह रही है। हाईली क्वालिफाइड ये लड़की वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है और बहुत सुंदर लगती है। सिंध की उस लड़की की ये तारीफ मंजरी को अच्छी नहीं लगी, पर वह सुनती रही। असल में मंजरी जब 28 से 36 हो रही थी, कनक को तभी एहसास होने लगा था कि मंजरी अब उसके साथ चलती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसका बढ़ा हुआ वजन और घरेलू टाइप के कपड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में उसके साथ चलने लायक नहीं रह गए हैं। जिसे कनक कपूर ने सालों पहले पसंद किया था, वह मंजरी अब की मंजरी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, मगर कनक कपूर का तब का स्टेटस अब के स्टेटस के सामने कुछ भी नहीं था। मंजरी जब यह सब सुनती तो एक अलग तरह की कुंठा से भर जाती। आज वही कुंठा एक बार फिर से उसके मन में उतर रही थी, जब कनक सिंध की उस लड़की की तारीफ कर रहा था। इस बार उसने अपना वजन कम करके खुद को वेस्टर्न ड्रेसेस में कनक के साथ इंटरनेशनल डेलीगेट से मिलने लायक बनाने की ठानी। अगले दिन शाम को मंडी से सब्जियां लाते हुए मंजरी ने आधा किलो नींबू और 250 ग्राम शहद का डिब्बा खरीद लिया और साथ में कूदने वाली प्लास्टिक की रस्सी भी।
घरेलू सामानों के थैले उठाए मंजरी ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। उसी समय कबीर अपनी पत्नी अस्मिता के साथ वहां से होकर गुजर रहा था। कबीर ने मंजरी को देखा और मंजरी ने कबीर को, लेकिन कबीर ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मंजरी ठगी सी रह गई। ठगी हुई सी इसी हालत में उसने बिना कुछ पूछे ऑटो लिया और घर चली आई। आज उसका मन अनमना सा था। कनक के व्हाट्सएप पर कई मैसेज आए, पर मंजरी ने स्काइप ऑन ही नहीं किया। वह बुझी बुझी सी सो गई, पर कबीर की इस हरकत की वजह नहीं ढूंढ पाई। मंजरी जल्द से जल्द कबीर से मिलना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि क्या उसने सचमुच उसे नहीं देखा या जानबूझकर अनदेखा किया। दोनों ही स्थितियां मंजरी को अच्छी नहीं लगी थी। कुछ दिन बाद कबीर कुमार बस स्टॉप पर मिले। उन्होंने फिर अभिवादन में मुस्कुराहट बिखेरी, पर मंजरी ने इस बार इस भाव से कि वे बहुत व्यस्त है, आधी मुस्कान ली और आधी वहीं छोड़ दी। अगर सचमुच उस शाम को कबीर ने उसे न देखा हो तो वह भी क्यों गैर जरूरी उत्सुकता दिखाए। लगातार 2-4 दिन यूं ही आधी अधूरी मुस्कानों वाली व्यस्त सी मुलाकात हुई। पर आज बच्चों की पीटीएम थी और मंजरी को बच्चों के साथ स्कूल जाना था। मंजरी ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी कि तभी कबीर कुमार वहां से होकर गुजरे और उन्होंने बस यूं ही शिष्टाचारवश गाड़ी रोक दी। बच्चे चहक कर अधिकार भाव से गाड़ी में बैठने को आतुर हो उठे, लेकिन अभी कुछ गैप रखना जरूरी था। कनक ने बताया कि ये सब सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। कबीर ने इसरार किया कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, दोनों का रूट एक ही है। पर फिर भी अगर मंजरी को ठीक न लगे तो वे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जब तक कबीर की बात के अर्थ और गहरे होते, मंजरी और बच्चे गाड़ी में बैठ चुके थे। रास्ते भर हल्की फुल्की खूब बातें हुई। कनक के कनाडा जाने के बाद से मंजरी के पास खूब सारी बातें थी जो अब तक सुनी नहीं गई थी। वहीं अस्मिता के लोहेपन से कबीर जब तब चोटिल होता रहता था। सो उसे भी एक नर्म आवाज की तलाश नहीं, पर कमी तो थी ही। मंजरी की बातों में नरमी थी, कबीर के व्यवहार में अब भी एक कोरापन था। दोनों ने खूब बातें की। कबीर ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ाता है। मंजरी ने बताया कि वह भी एमबीए है, पर परिवार की जिम्मेदारियों को उसने प्राथमिकता दी। कबीर ने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे रोल मॉडल मानते हैं। मंजरी ने बताया कि इन दोनों की शैतानियों में उसकी आधी से ज्यादा मत मारी जा चुकी है। कबीर ने कहा कि आपको जब भी जरूरत हो आप मुझे बेझिझक कह सकती हैं, और दोनों ने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए। मंजरी ने कहा कि घर में गाड़ी होते हुए भी उसे ऑटो रिक्शा का वेट करना पड़ता है। कबीर ने कहा कि अब उसे भी गाड़ी चलानी सीख लेनी चाहिए। मंजरी ने बताया कि अभी वह सोनू के लिए कोई अच्छी किताब ढूंढ रही है, कि उसकी ग्रामर बहुत वीक है। बातें खत्म ना हुई, पर बच्चों का स्कूल आ गया। मंजरी में एक पुलक थी, वह कुछ कुछ हल्की हो रही थी। गाड़ी से उतरते हुए उसने कहा थैंक यू। कबीर ने कहा सॉरी। मंजरी ने पूछा क्यों? वो उस दिन बाजार में, अस्मिता साथ थी ना, आपको देखकर भी गाड़ी नहीं रोक सका। कानों का भी मुख होता है, ये एहसास आज मंजरी को हुआ जब उसने बच्चों के सामने कबीर के इन शब्दों को अपने कानों में जल्दी जल्दी निगल लिया, बिना कोई रिएक्शन दिए। जब तक मंजरी स्कूल के भीतर दाखिल हुई उसके व्हाट्सएप पर मैसेज था, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये रोशनदान था, खिड़की थी या गेटवे, जो भी था कबीर ने मंजरी के लिए खोल दिया था। मंजरी लिखना चाहती थी, मुझे कितना अच्छा लगा ये मैं बता ही नहीं सकती, पर नहीं लिखा और वह सीधे बच्चों के साथ टीचर्स से मिलने चली गई। अगले ही सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद मंजरी ने प्लास्टिक की रस्सी कूदनी शुरू की। पैरों की धमक अभी अपना कोरस पूरा भी नहीं कर पाई थी कि निचले कमरे से सासू माँ की आवाज आई, मंजरी बेटा क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मा, की धीमी सी आवाज के साथ ही मंजरी ने रस्सी लपेटते हुए वापस ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में रख दी और टॉवल उठाए बाथरूम चली गई। इधर मंजरी सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पी रही थी कि उसी दौरान देवर आरव का रिश्ता तय हो गया। अभी पिछले दिनों जिस आरव को उसने अपना मोबाइल फोन छेड़ने पर बेतहाशा डांट लगाई थी, उसी की शादी के लिए अब उसे भरपूर तैयारियां करनी थी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो फिर कनक की डांट कि उसे परिवार संभालना नहीं आया, कि उसकी ईगो हमेशा नाक पर सवार रहती है। उस दिन की बातें ना मंजरी भूली थी ना कबीर। कबीर ने मंजरी को मैसेज किया, मेरे पास ग्रामर की कुछ अच्छी किताबें हैं, आप चाहें तो ले सकती हैं। मंजरी इन किताबों को लेने कहीं और जाना चाहती थी, पर उसने बच्चों की स्कूल बस के स्टॉप पर ही 3 में से 2 किताबें कबीर से ले ली। उसे याद थी कबीर की कार पर डैशबोर्ड पर रखी शेक्सपियर की किताबें। उसने कुछ संकोच के साथ उन किताबों के बारे में पूछा। कबीर ने अगले ही दिन शेक्सपियर की 2 किताबें मंजरी को दे दी।
कनक कपूर की गृहस्थी के साथ ही एक और जिंदगी थी जो अब मंजरी जीने लगी थी। शायद कनक भी और शायद कबीर भी। कभी कभी इन दोनों रास्तों में जबरदस्त घर्षण हो जाता। जब कनक के फोन के बीच में कबीर का मैसेज आ जाता, मंजरी का मन कबीर के मैसेज पर और आवाज कनक के फोन पर अटक जाती। ज्यों ज्यों मंजरी कनक से लापरवाह हो रही थी, कनक की चौकीदारी मंजरी पर बढ़ती जा रही थी। वह दिन में कई बार मैसेज करके चेक करता कि मंजरी ऑनलाइन है या ऑफलाइन। मंजरी कभी ऑनलाइन होती, कभी ऑफलाइन, कभी मोबाइल ऑन रह जाता और वह काम में मसरूफ हो जाती। ऐसे समय में कनक का गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच जाता कि मंजरी की इतनी हिम्मत कि ऑनलाइन होने के बावजूद वह उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही। आखिर ये टैबलेट, ये मोबाइल, ये घर सब उसी का तो है। इस सब के साथ ही मंजरी पर भी उसका मालिकाना हक बनता है। और फिर दोनों के बीच ठीक ठाक तकरार होती। ये तकरार भी जब वह कबीर कुमार को सुनाती तो कबीर के भीतर की मिट्टी कुछ और नर्म हो जाती। उसे मंजरी की निरीहता पर दया आने लगती। हृदय यह सोचकर भी भूल जाता कि वह जिस डाली को सहला रहा है वहां छांव भले ही कम है, पर कांटे भी तो लगभग ना के बराबर है। इधर कबीर की मिट्टी में बढ़ती हुई नमी को देखते हुए अस्मिता को उसमें फंगस लगने का डर सताने लगा था। वह कबीर की कॉल और मैसेज डिटेल चेक करती। कबीर यूं तो सीधा साधा था, पर न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान की तर्ज पर अस्मिता को भी नाराज नहीं करना चाहता था। मंजरी के मैसेज कभी भी अस्मिता के लिए परेशानी का सबब बन सकते थे। यही सोचकर वह हर मैसेज दिल में बसा लेता और मोबाइल से उसे तत्काल डिलीट कर देता। कॉलेज में छात्राओं से घिरे रहने वाले प्रोफेसर का इनबॉक्स खाली कैसे हो सकता है, यही सोचकर अस्मिता की शक की सुई हमेशा कबीर पर गड़ी रहती। यूं ही अवसाद में अपने शक की सब कहानियां में दुखी होकर कौशल को बताती। कौशल वही उद्योगपति था जिससे शादी न कर पाने का दुख अक्सर अस्मिता को सालता रहता। अस्मिता खाली पीरियड में कबीर के ट्वीट और एफबी अकाउंट खंगालती, उसके लिखे शब्दों से नए अर्थ खोजने की कोशिश करती, पर हर बार उसे पहले से ज्यादा लिजलिजापन महसूस होता। वह घृणा से भर जाती। फिर उसे ख्याल आता बच्चों का। वह चुप रह जाती, अपने अनुशासन को और कड़ा कर लेती कि अगर यह भी बाप जैसे हो गए तो उसकी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। घर में गहमा गहमी का माहौल था। इधर बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले थे और उधर आरव की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। एक माँ और भाभी होने के नाते मंजरी पर बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। बच्चों के रिवीजन के साथ ही उसे सासू माँ के साथ नई बहू के लिए वरी बनाने पर भी ध्यान देना था। कनक कुछ खास सामान कनाडा से ही खरीद कर लाने वाले थे। तैयारियों में उसने जब मंजरी की ख्वाहिश पूछी तो मंजरी ने रेड कलर का खूब फूला हुआ वेस्टर्न गाउन मंगवा लिया। ख्वाहिश बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन उस हालात से मेल नहीं खाती थी जो कनक कपूर घर पर छोड़ गए थे। वह लड़की जो जरा सी डांट पर झरझर आंसू बहाती है और जरा से प्यार में जिसने एमबीए की डिग्रियां भुला दी, उसमें आज लाल रंग का वेस्टर्न गाउन पहनने की ख्वाहिश क्यों कर जाग उठी। सवालों की यही पड़ताल कनक कपूर का दिमाग छलनी किए दे रही थी। वीकेंड पर सिंध वाली लड़की के साथ कॉफी पीते हुए भी उसे यही बात बार बार याद आ रही थी। वह चाहता तो शेयर कर सकता था, लेकिन इससे उसके आउटडेटेड विचारों की पोल खुल सकती थी, जिन विचारों को लेकर वह सिंध की उस लड़की के साथ कई डेट्स कर चुका था। उसके चॉकलेटी होठों के बीच फ्रूट्स एंड नट्स जैसी खिलती मुस्कान से उसे एहसास होता कि उसने अगर शादी के लिए थोड़ा और इंतजार कर लिया होता तो मुमकिन है कि ऐसी कोई लड़की आज परमानेंट उसकी बाहों में होती। कनक कपूर जब ढेर सारा सामान लेकर भाई की शादी के लिए अपने घर वापस लौटा तो सामान में खूब फूला हुआ रेड वेस्टर्न गाउन तो नहीं था, पर दहकते सवालों वाली आंखें थीं। वे और सतर्क हो गए। मंजरी की पुलक उनमें अजीब सी चिढ़ भर रही थी। वे जब किसी भी छोटी बड़ी गलती के लिए मंजरी को डांटते तो वे हल्की मुस्कान के साथ उस काम को फिर से दुरुस्त कर देती। कनक को पहले मंजरी के रोने से कोफ तो होती थी, पर एक सुरक्षा भाव भी था कि मंजरी जब भी रोएगी कनक का कंधा ढूंढेगी। पर अब उसका यूं मुस्कुरा देना उसे छील जाता। वह घुमा फिराकर मंजरी से कई सवाल पूछता। मंजरी अपनी किताबें पढ़ने में बिजी रहती। कनक का मन करता कि वह उसकी किताबें उठा फेंके। कनक ने जो टैबलेट मंजरी को रेसिपीज सर्च करने के लिए दिया था, मंजरी अब उससे ऑनलाइन किताबें सर्च करती और पढ़ती रहती। कनक मंजरी के तन मन की तलाशी लेना चाहता कि कौन है जिसने इस लाचार सी बेसुध सी लड़की में फिर से पुलक भर दी है। पर मंजरी ने पासवर्ड सेट कर दिया, जिसका पता न बच्चों को था, न सास ससुर को और न ही कनक को। मंजरी की ये तालाबंदी कनक की बर्दाश्त के बाहर हो रही थी।
उसने मोबाइल उठाया, पासवर्ड डाला। इस बार पासवर्ड ना सोनू नॉटी मोनू था, ना कनक माय लव। कनक कपूर तीसरा पासवर्ड ट्राई कर ही रहे थे कि मंजरी ने झट से उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया, और मोबाइल छीनते हुए मंजरी के शार्प पेंटेड नाखून कनक कपूर की हथेली छील गए। तड़ाक! कनक कपूर ने खुन्नस भरा एक जोरदार तमाचा मंजरी के गाल पर जमा दिया। जब तक कनक कपूर दूसरे चांटे के लिए अपना हाथ उठाता, मंजरी ने मुस्कुराते हुए किताब और मोबाइल हाथ में लिए कमरे से बाहर चली गई, और मुस्कान भी ऐसी कि जैसे लिखा हो, रॉन्ग पिन एंटर्ड। आज फिर सांदली रानी की देह से चंदन की खुशबू उठ रही है। ये खुशबू किसकी है? सुनार की, कुम्हार की, या पलके खोल रही रानी की अधूरी कामनाओं की?